आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। बढ़ती टेंशन को रोकने के लिए ईरान तैयार। ईरानी राष्ट्रपति ने फ्रांस को बताई इजराइल के लिए शर्तें। क्या इजराइल पर हमले का प्लान किया कैंसिल? रीजनल वॉर के अंदेशे के बीच कतर, मिस्र और अमेरिका ने फिर तेज की गाजा में सीजफायर की कोशिश। इजराइल राजी, हमास के जवाब का इंतजार। वेस्ट बैंक पर इजराइल का रहेगा कब्जा। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये हमारी मातृभूमि का हिस्सा। इमरान खान नहीं आएंगे जेल से बाहर। बीवी के साथ 11 दिन और हिरासत में रहेंगे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर। लगातार बढ़ रही कमला हैरिस की शोहरत। डोनाल्ड ट्रंप को ताजा सर्वे में लगा झटका। अमेरिका में होने वाला इलेक्शन होगा दिलचस्प। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का दिल्ली में दिखा असर। कट्टरपंथी गुंडों ने गरीब रोहिंग्या मुसलमानों को पीटा। दिल्ली के मुसलमानों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हक में निकाला जुलूस। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 9 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। ये बुलेटिन मंडे से सैटरडे हर रोज आता है, संडे को नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद एक बार फिर कतर, मिस्र और अमेरिकी नेताओं ने इजराइल और हमास से गजा में सीजफायर समझौते पर फिर से बात करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुजारिश पर इजराइल बात करने के लिए राजी हो गया है क्योंकि उसे खुद पर मंडरा रहे हिजबुल्लाह और ईरान के हमले को टालना है। हालांकि हमास का अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया है। कतर, मिस्र और अमेरिका ने कुछ घंटों पहले एक जॉइंट बयान में कहा कि इजराइल और हमास से 15 अगस्त को दोहा या काहिरा, मतलब कतर की दारुल हुकूमत या फिर मिस्र की दारुल हुकूमत में फिर से फौरन बातचीत शुरू करने का मुतालबा किया गया है इजराइल और हमास से, ताकि प्रपोज्ड गजा सीजफायर डील में सभी कमियों को दूर और दुरुस्त किया जा सके और इसे बिना किसी देरी के अमल में लाया जा सके। यह सीजफायर डील को पूरा करने और होस्टेजेस और कैदियों को रिहा करने का सबसे जरूरी वक्त है, ये अमेरिका, कतर और मिस्र ने कहा है। असल में कतर, मिस्र और अमेरिका भी ये समझ रहे हैं कि अगर ये डील हो गई तो मिडिल ईस्ट में तेजी से डेवलप हो रहे एक बड़ी रीजनल वॉर के आसार कमजोर हो जाएंगे और इससे इजराइल को भी बचाया जा सकेगा। साथ ही गजा में भी कत्लो गारत का सिलसिला रोका जा सकेगा। अगर गजा में सीजफायर हो जाता है तो यमन के हाउथीज और लेबनान का हिजबुल्लाह मूवमेंट भी इजरायली इलाकों और उसके एसेट्स पर हमले बंद कर देंगे। कुल मिलाकर सबकी नजरें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नए चीफ याहिया सिनवार पर टिकी है। यह उनका पहला फैसला होगा। सब जानना चाहते हैं कि वो गजा में सीजफायर के लिए किन शर्तों पर मानते हैं और इस्माइल हानिया से अलग और उनके बाद वो किस पॉलिसी के साथ इस डील को अंजाम देते हैं। वैसे नेतन्याहू भी इतनी आसानी से ये डील कर लें, ये भी कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका, कतर और मिस्र के लीडर्स की तरफ से गजा सीजफायर समिट को फिर से शुरू करने की अपील के कुछ घंटों बाद ही इजरायली फौज ने गजा पट्टी के खान यूनिस शहर में एक नया जमीनी हमला शुरू कर दिया है। जुमे की सुबह तक इजरायली फौज ने ऐलान किया कि एक दिन पहले साउथ गजा पट्टी के शहर और उसके आसपास भारी हवाई हमलों के बाद उसने यानी आईडीएफ ने खान यूनिस के अंदर फौज भेज दी है। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जुमेरात को दर्जनों फिलिस्तीनी शहीद हुए और कई घायल हुए। 7 अक्टूबर को यह जंग शुरू हुई और उसके बाद से खान यूनिस में इजरायली फौज की तरफ से शुरू किया गया यह तीसरा जमीनी मिशन है, जमीनी हमला है, तीसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ मगरूर और कुछ अजीब इरादों को जरा समझ लेते हैं। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा बना रहेगा। हद तो तब हो गई जब बदनीयत नेतन्याहू ने 8 अगस्त को टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में कब्जे वाली फिलिस्तीनी जमीन के बारे में कहा कि यह हमारी मातृभूमि का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ आवर होमलैंड। हेडलाइन में देखिए, और हम यहां हमेशा रहने का इरादा रखते हैं वेस्ट बैंक में। नेतन्याहू का यह बयान यह बताने के लिए काफी है कि गजा में भी जंग इजराइल जमीन के लिए लड़ रहा है, ना कि अपने कथित जमीर के लिए, जिसे वो दोहराता है। दोस्तों, 1 महीना भी नहीं हुआ, आपको याद होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आईसीजे, इसने यह फैसला सुनाया था कि फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है और इसे जितनी जल्दी मुमकिन हो खत्म हो जाना चाहिए।
इसके बाद नेतन्याहू का यह बयान आ जाना यह बताता है कि फिलिस्तीन को आजाद करवाने की जद्दोजहद अभी लंबे अरसे तक जारी रहेगी, आम फिलिस्तीनियों की तरफ से, दुनिया की भी तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू किसी आईसीजे या आईसीसी के फैसले को नहीं मानने वाला शख्स का नाम है। वैसे भी आईसीसी या आईसीजे जो कहते हैं वो एक सलाह होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है जिसे हर कोई माने, ये जरूरी हो। बढ़ते आगे। बढ़ती हुई टेंशंस को रोकने के लिए ईरान तैयार हो गया है, यह खबर सामने आई और ईरान के राष्ट्रपति ने फ्रांस को अपनी शर्तें बताई हैं कि किस सूरत में इजराइल को राहत मिल सकती है। ईरान ने फ्रांस को इजराइल के खिलाफ तनाव बढ़ने से रोकने की शर्तों से रूबरू करवाया है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष यानी कि काउंटर पार्ट एमैनुएल मैक्रों से कहा है कि अमेरिका और यूरोप को मिडिल ईस्ट में टेंशंस कम करने के लिए इजराइल को गाजा में सीज फायर मंजूर करने के लिए कहना चाहिए। उन्हें कहते हैं मिडिल ईस्ट आई की 9 अगस्त की आज की इस खबर के मुताबिक तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को हुए कत्ल का माकूल और खतरनाक बदला लेने का ऐलान करने के बावजूद ईरान ने पहली मर्तबा साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ एस्केलेशन को रोकने के लिए अपनी शर्त रखी है। इससे पहले तक वो कह रहा था बदला लेंगे। इस खबर से तो कुछ लोग यह भी नतीजा निकाल सकते हैं कि ईरान भारी प्रेशर में आकर खुद यह हमला नहीं करना चाहता, इसीलिए इजराइल के सामने शर्त रख रहा है, जबकि सीज फायर तो हानिया का बदला लेने के बाद भी किया जा सकता था। लोग इस तरीके की बात कहेंगे, यह भी रखना जरूरी है। तुर्की की अनादोलू एजेंसी की 2 दिन पुरानी यह खबर देखिए जो बताती है कि फ्रांस ने बुध को ईरान से मिडिल ईस्ट में एक नई मिलिट्री एस्केलेशन से बचने के लिए अपनी ताकत और अपनी कुव्वत के एतबार से सब कुछ करने की अपील की थी। बोले जो कर सकते हो करो, टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए, फ्रांस ने ईरान से कहा। मैक्रोन ने 2 दिन पहले मसूद पेजेश्कियान से फोन पर कहा था कि अगर टेंशन बढ़ी तो यह ईरान सहित किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और एस्केलेशन से क्षेत्रीय स्थिरता यानी कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है उसको परमानेंट नुकसान पहुंचेगा। माना यह जा रहा है कि इसी के बाद ईरान के नए सदर ने लचीलापन दिखाते हुए इजराइल के सामने शर्तें रखती हैं। तो फिर सवाल यह है कि जो कतर, मिस्र और अमेरिका ने इजराइल और हमास को 15 अगस्त तक सीजफायर के लिए राजी होने की बातचीत करने का न्योता दिया है, क्या उसमें भी पेजेश्कियान की तरफ से पहले ही इशारा मिला था जिसके बाद यह तेजी आई इन तीनों मुल्क की तरफ से? क्या ईरान, कतर, मिस्र और अमेरिका के कांटेक्ट में है? जर्नलिस्ट होने के नाते यह सवाल हम छोड़ जाते हैं क्योंकि इसका जवाब किसी अगली छपने वाली रिपोर्ट में मिलता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट से निकलकर कुछ पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो अपनी बीवी बुशरा बीबी के साथ 11 दिन और हिरासत में रहेंगे। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की अभी जेल खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान की एक जवाबदेह अदालत ने तोशाखाना मामले में जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी की हिरासत 11 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी कि जवाबदेह अदालत, इसमें इस मामले की सुनवाई जज नासिर जावेद राणा ने की। उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी बेगम की रिमांड खत्म होने के बाद 11 दिन की नई रिमांड को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 71 साल के इमरान खान पिछले 1 साल से अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी बेगम बुशरा बीबी भी जेल में ही दिन गुजार रही है। बात वेनेजुएला की। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और एक्स या ट्विटर के अरबपति मालिक एलन मस्क के बीच जुबानी जंग अब इकोनॉमिक जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। पहला इकोनॉमिक चपाटा वेनेजुएला के सदर ने लगाया है। वेनेजुएला में दोबारा इलेक्शन करवाने प्रेसिडेंट के, इसकी मांग के बीच मौजूदा सदर निकोलस मादुरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को वेनेजुएला में 10 दिनों के लिए ब्लॉक करने का ऐलान किया है। मादुरो ने, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा एक्स के मालिक को। मादुरो ने यह बयान एक्स के मालिक एलन मस्क के उस बयान के बाद दिया जिसमें मस्क ने वेनेजुएला में दोबारा इलेक्शन करवाने को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या चक्कर भाई, तुम अपना बिजनेस देखो। निकोलस मादुरो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के सदर चुने गए हैं। 11 साल से वो हुकूमत संभाल रहे हैं। हालांकि इस बार जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का वेनेजुएला में तो निकोलस मादुरो को 71% वोट मिले, जबकि अपोजिशन के लीडर गोंजालेज को
44% वोट मिले, लेकिन निकोलस पर गड़बड़ करके जीतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अमेरिका भी इनके खिलाफ है। एक और बात बताऊं कि अमेरिका निकोलस को पसंद नहीं करता और निकोलस इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज उठाते रहते हैं। ये पुरानी हेडलाइन है, आप देख रहे हैं। वो कहते हैं जो इजराइल करता है फिलिस्तीन में वो जेनोसाइड है। अब आप समझ सकते हैं ये उधर की लॉबी की नहीं है, इसलिए उधर को तो कभी पसंद नहीं आएंगे। अब बात एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की कुछ खबरें सामने आई, कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आए। पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है, हम भी करते हैं। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं और मंदिरों की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें हिंदू मुसलमान को भड़काने वाले कुछ हिंदी चैनल्स के एजेंडे में फिट नहीं बैठती, इसलिए वो इन्हें दिखाते भी नहीं है। भारत के कुछ लीडर्स भी बांग्लादेश की इन इंसिडेंट्स पर भारत के हिंदुओं को जगाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में मुसलमानों ने ऐसे लोगों को मुंह पर चाटा मारा है। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में जुलूस निकाला, उनकी हिफाजत का मुतालबा किया। बांग्लादेश की हुकूमत से कहा शर्म करो, ये क्या हो रहा है। नई नवेली हुकूमत अभी कुछ घंटों की है। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों की मजम्मत की है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हम नस्लीय आधार पर होने वाले तमाम हमलों और वायलेंस को बढ़ावा देने के खिलाफ हैं। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्स पर्सन ने बातें कही। शेख हसीना के बीती 5 अगस्त को इस्तीफा देना और फिर अपने मुल्क को छोड़कर भाग जाना, इंडिया आना, इस सब के बाद 232 लोगों की मौत हुई है वायलेंस में बांग्लादेश में। जुलाई में शुरू हुई रिजर्वेशन के विरोध में ये वायलेंस, ये हिंसा अब तक 560 लोगों की जान ले चुकी है। इसी से जुड़ी एक और खबर, बांग्लादेश में हो रही ये इंसिडेंट्स भारत में कुछ लोगों के लिए अपनी खुन्नस और नफरत निकालने का मौका लेकर आए हैं। दरअसल इसी कड़ी में दिल्ली में एक कट्टरपंथी गुंडे ने अपने साथियों के साथ गरीब रोहिंग्या मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और रोहिंग्या बांग्लादेशियों भारत छोड़ो के नारे लगाए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, हम नहीं दिखाएंगे, इनको तवज्जो नहीं देते हैं। ये खबर थी तो उसमें ये जोड़ दी। इन कट्टरपंथी गुंडों और इनके साथियों ने, खासतौर से एक कट्टरपंथी गुंडा जिसकी मैं बात बता रहा हूं, उस बंदे ने, जिसका आप फोटो देख रहे थे फुल स्क्रीन, इसने लोकसभा चुनाव के दौरान अभी कुछ महीने पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जेएनयू वाले कन्हैया कुमार, उनको थप्पड़ मारा था। इस गुंडे का नाम, जो अपने आप को गोरक्षक बताता है, दक्ष चौधरी है। दिल्ली में रहता है या यूपी में पकड़ा भी गया था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को पीटा, जो अपने मुल्क से लुटपिट कर वैसे ही इंडिया आए थे। अब अगर कुछ गलत कर रहे थे वो पुलिस का काम था। ये कौन है मोरल पुलिसिंग करने वाले? खैर, अमेरिका चलते हैं। लगातार कमला हैरिस की शोहरत बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप को ताजा सर्वे में झटका लगाया, और जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में होने वाला इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा। डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार कमला हैरिस ने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है। जो बाइडेन के रेस से हटने से ट्रंप को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि शोहरत बढ़ रही है कमला हैरिस की। जुलाई में हुए एक पोल में, एक सर्वेक्षण में कमला हैरिस को 37% लोगों ने सपोर्ट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को 34% लोगों का सपोर्ट मिला था। तब ये जो ताजा सर्वे हुआ है, इसमें 42% लोग अब कमला हैरिस के साथ हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 37% लोग नजर आ रहे हैं। 37% अमेरिका की आवाम। यह सर्वे बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब में कहीं कांटे निकल आए हैं कमला हैरिस के मुंह के। दुनिया भर की खबरें आज यहीं खत्म होती हैं। उम्मीद ये करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। ये QR कोड है जिस पर आप जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो। बहुत खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए।